जय हिंद गाइस, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो पढ़ा था आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन आज हम अपने जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज हमारा टॉपिक होने वाला आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, जैसे कि आपको पता, मराठों का इतिहास एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। और मराठों के इतिहास को अगर हम देखें तो हम 3 चरण में देखेंगे। पहला चरण रहेगा वो रहेगा शिवाजी से लेकर संभाजी की मृत्यु तक। वहीं दूसरा चरण जो रहता है वो रहता है 1713 से लेके पानीपत के तृतीय युद्ध तक। और जो तीसरा चरण रहता है वो रहता है मराठा और अंग्रेजों के बीच जो संबंध हुए, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए, उनको हम तीसरे चरण में देखते हैं। तो जैसे कि आज आपको पता है, आज हम आंग्ल मराठा युद्ध को देखेंगे जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक युद्ध रहा है। तो आज मैं आपको बता दूं, मराठे भले ही उसमें पराजय मिली उन्हें, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का परिचय जो पूरा विश्व भर में, जो पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, उन्होंने अपना परचम लहराया, वो बेहद ही सम्मानजनक है। और उन्होंने जो संघर्ष के साथ उन्होंने डट के मुकाबला किया है, क्योंकि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया था उसके बाद उनकी जो स्थिति थी वो उस हिसाब की नहीं रही जैसे कि पहले थी, तृतीय युद्ध से पहले। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने साहस का परिचय दिया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध डट के सामना किया, ठीक है, और अपनी वीरता का परिचय दिया। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध को मैं आपको बता दूं, आंग्ल मराठा युद्ध जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पहले भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। पृष्ठभूमि के बाद इसके कारण को देखेंगे। कारण के बाद प्रमुख घटना को देखेंगे। प्रमुख घटना के बाद इसके प्रभाव को देखेंगे। प्रभाव के बाद इसके महत्व को देखेंगे। तो प्रभाव और महत्व आपको पता चल गया होगा, क्योंकि प्रभाव हमेशा एक पे पॉजिटिव पड़ता है और एक पे नेगेटिव। जीतने वाले पे पॉजिटिव पड़ता है और हारने वाले पर नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इन प्रभाव और महत्व को आप पीडीएफ के थ्रू अपने कवर कर सकते हो, ठीक है। जो मेन होता है वो रहता है भूमिका। भूमिका में आपको बता दी, इस पृष्ठभूमि को देखेंगे, इस कारण को देखेंगे। कारण को भी हम बाइफरकेट कर देते हैं कि इसमें दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण, ठीक है। प्रमुख घटना में हम देखेंगे कि कितने युद्ध हुए, ठीक है। तो प्रमुख घटना में मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका प्रथम युद्ध, 3 युद्ध होते हैं ना, 3 युद्ध। प्रथम युद्ध जो हो रहता है वो रहता है 1775 से लेकर 1782 तक। देखो, प्रथम युद्ध जो रहता है वो 1775 से लेकर 1782 तक रहता है, ठीक है। फिर जो द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध के दौरान इन्होंने, जो अंग्रेज लोगों ने एक महत्वपूर्ण उन्होंने संधि पे हस्ताक्षर करवाए थे मराठा लोगों से, ठीक है। और उसी का परिणाम था कि ये इतना जो भयानक, जो रौद्र रूप जो युद्ध ने लिया था उसमें कुछ गैप आ गई थी। तो ये रहता है 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है। कहीं कहीं 1802 से लेकर 1806 तक है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट बुक में मैंने पढ़ा है वो 1803 से 1805 तक पढ़ा है। लेकिन कुछ बुक में यह 1802 से लेकर 1806 तक भी है, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन आए तो आप इसको एलिमिनेट करके देख सकते हैं। वही अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो तृतीय युद्ध है, तृतीय युद्ध वो रहता है 1817 से लेकर 1819 तक, ठीक है। तो देखो, प्रथम युद्ध जब हुआ था उसके बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1803 में शुरू हुआ था। तो इन दोनों बीच में क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों ने इनसे एक युद्ध विराम की एक नीति अपना ली थी कि हम 20 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने इसका फायदा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर से लड़ने में किया था, क्योंकि उनको क्या था, मराठा लोगों से उनकी क्या हुई थी,
एक तरह से बॉन्डिंग बढ़ गई थी, जिससे कि मराठा लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। क्योंकि अगर एक तरफ मैसूर युद्ध लड़ते और एक तरफ मराठा लड़ते, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, कुछ सेना मैसूर से लड़ने में हो जाती और कुछ सेना क्या हो जाती, मराठा। तो ना तो ये इधर के रहते ना ये इधर के रहते, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपन पहले मराठा को अलग किया, ठीक है, ताकि वो युद्ध में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, और युद्ध में हस्तक्षेप ना करे और पूरी ताकत किस पर लगाते थे, वो मैसूर पर लगाते, और इसका उन्होंने फायदा भी उठाया था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखो जो मैंने बताया था, जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य, ठीक है। चलो मैं आपको एक बाइफरकेशन बता देता हूं। मराठा इतिहास को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं, ठीक है। मराठा इतिहास को हम पहले पढ़ते हैं पहला चरण। पहले चरण में हम देखते हैं शिवाजी से लेके संभाजी तक, शिवाजी से लेके संभाजी तक, ठीक है, शिवाजी से लेके संभाजी तक पढ़ते हैं। वहीं दूसरे चरण को हम क्या देखते हैं, दूसरे चरण में हम देखते हैं 1713 से लेके 1761 तक। 1761 में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा होता है, पानीपत का थर्ड युद्ध रहता है, और ये रहता है किसके मध्य, ठीक है, देखिए किसके मध्य रहता है, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के मध्य रहता है। वहीं अगर मैं तीसरे चरण को देखूं, तीसरा चरण, देखिए तीसरा चरण रहता है किसके मध्य, अंग्रेज और मराठा के बीच में जो संबंध होता है उसको हम तीसरे चरण में देखते हैं, अंग्रेज एवं मराठा के बीच संबंध, ठीक है। मराठा के इतिहास को हम 3 चरणों में देखते हैं, ठीक है। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हम डायरेक्ट तीसरे चरण को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में आंग्ल मराठा युद्ध होता है। कौन सा होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो क्या हुआ था इसमें, एक मराठा परिसंघ है, जो मराठा परिसंघ की जो गठन करता है वो कौन करता है, मराठा परिसंघ की बाजीराव प्रथम किसके, मराठा परिसंघ का निर्माण वो करता है, मराठा परिसंघ का निर्माण। मराठा परिसंघ में कौन कौन आते हैं का गठन, ठीक है, गठन। इस मराठी परिसंघ में कौन कौन से आते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते चलते हैं, उनको एनालाइज करते चलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी शुरू से आदत रही है, PYQ को मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ जैसे टॉपिक आता है। तो इस मराठा परिसंघ में क्या कौन कौन थे, पूना के कौन थे, पेशवा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता चल रहा हूं, पूना के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया, ठीक है। गुजरात, देखिए कहीं कहीं गुजरात लिखा आएगा तो कहीं कहीं बड़ौदा लिखा आएगा, ठीक है। तो बड़ौदा भी किसका पार्ट है, गुजरात का ही पार्ट है, इसलिए, ठीक है। तो गुजरात में कौन थे, गायकवाड़, ठीक है। नागपुर, और जो नागपुर के थे वो थे भोसले, कौन थे, भोसले। और जो देखो मराठा परिसंघ 5 उनसे बनता है, 5, ठीक है। एक तो हो गया पूना, दूसरा हो गया ग्वालियर, तीसरा हो गया गुजरात, चौथा हो गया नागपुर, और 5वां होता है नागपुर, वो इंदौर के जो थे वो थे होलकर। कौन थे, इंदौर के जो थे वो थे होलकर,
मराठा परसंघ ये थे, इन पांचों से मिलके एक मराठा परसंघ का गठन किया गया था। ठीक है, पूना के पेशवा थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, गुजरात के गायकवाड़ थे, नागपुर के भोसले थे और इंदौर के होलकर थे। ठीक है, तो और ये किसने करवाया था? बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं इसके कारण। देखो ये तो मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दी। ठीक है, पृष्ठभूमि की मराठा परसंघ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है मराठा परसंघ वाला। अगर मराठा से कोई क्वेश्चन आता है तो फेवरेट क्वेश्चन जो रहता है वो मराठा परसंघ से रहता है, फिर वो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ लेता है। लेकिन जो एग्जामिनर का जो मेन जो रहता है फोकस, वो कौन से इस पर क्वेश्चन पर बनता है, वो रहता है मराठा परसंघ पर। मराठा परसंघ मतलब पूना के पेशवा हुए, ग्वालियर के सिंधिया हुए, गुजरात के गायकवाड़ हुए, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर हुए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं इसके कारण। कारण भी मैंने आपको बताया था, दो तरह के कारण रहते हैं, एक रहता है दीर्घकालिक कारण और एक रहता है तात्कालिक कारण। तो आज हम आपको वो बता देते हैं कौन से दीर्घकालिक कारण है। देखो दीर्घकालिक कारण को तो अब आप खुद उसको जान चुके होंगे, क्योंकि अब मैं इतना मैंने बता दिया है कि दीर्घकालिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था दीर्घकालिक कारण में, जो साल्सेट बताया था, साल्सेट। ठीक है, इसकी पूरी हिस्सेदारी किसके पास थी? मराठा के पास थी, क्योंकि मराठा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन से राज्य विद्रोही है, कौन से स्वतंत्र राज्य है और कौन से अधीनस्थ राज्य है। ठीक है, तो साल्सेट क्या था? वो एक इसका जो पूर्व जो हस्तक्षेप रहता था, या साल्सेट जो बंदरगाह भी था, ठीक है, उसका किसका हस्तक्षेप था? पूर्ण हस्तक्षेप किसके पास था? मराठा लोगों के पास था। और ताकि और इन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे बंदरगाहों का निर्माण करवाया था, क्योंकि इनके जो एरिया में एक अच्छे अच्छे बंदरगाह आते थे, जिसमें कि इनको बहुत लाभ हो रहा था, व्यापार में भी लाभ हो रहा था, और ये अपने आप में एक समृद्ध बनते जा रहे थे। ठीक है, और मैं आज आपको बता दूं कि जो उनके पास जो भी जमीन थी, ठीक है, उपजाऊ जमीन थी, जिससे कि ये आसानी से लगान वसूली करते थे। जब लगान वसूल किया जा रहा है तो आपको भी पता है, जब लगान वसूल किया जाएगा तो क्या होगा, ये एक अच्छा इनकम रहेगा, एक इनकम का सोर्स रहेगा, जिससे कि जन कल्याण कर सकते हैं, प्लस एक अपना जो राज्य है उसका एक समृद्ध राज्य बना सकते हैं। क्योंकि एक क्या होता है, हर चीज फ्री में मिलनी, जैसे आजकल अपने देश में भी चल रहा है ना कि फ्री चल रहा है, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री। ठीक है, तो ये फ्री से क्या होता है, अपने राज्य की जो रहती है वो इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन होती जाती है। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, हर चीज फ्री किसने किया था? श्रीलंका ने। तो देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ था। तो हर चीज फ्री में देना शायद मेरे माध्यम से मैं आपको बता दूं ये उचित नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो जिनको फायदा हो रहा है वो क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो सरकार बढ़िया है, ये तो फ्री दे रही है। हर चीज को सरकार को जब आप एनालाइज कर रहे हो तो ये मत देखो कि इसने क्या फ्री दिया, इसने ये देखो कि इसने विकास के लिए, लोगों के उद्धार के लिए आर्थिक कंडीशन कैसी बनाई इसने कि पूरे राज्य का विकास हुआ। ठीक है, ये फ्री चीज देने से सिर्फ कुछ लोगों का उनको बहकावे में लिया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मैं किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्यता है उसको बताने से मैं चूकता भी नहीं हूं। ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो लोग अगर फ्री में कुछ दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपने देश की आर्थिक कंडीशन को डुबा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा देश अभी इस टाइम बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ नहीं लगी है। ठीक है, आर्टिकल 360 में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 360, ठीक है, 252 260 ऐसा है। ठीक है, आर्टिकल 260 ऐसा है ना। आर्टिकल 260 में क्या है, हमने 352 300 256 200 260। ठीक है, मतलब देखा जाए तो जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी हमारे देश में नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इमरजेंसी वाले पार्ट को पॉलिटी में कवर कराऊंगा। ठीक,
तो क्या है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आप फ्री में बांटो, ठीक है, कुछ उनसे इनकम प्राप्त करो, क्योंकि जब आप किसान से 2200 रुपए में अनाज खरीद रहे हो और उनको आप फ्री में दे रहे हो, तो ये कहाँ तक उचित है। अगर 100 200 500 रुपए की बात है तो चलो माना जाता है कि चलो कोई नहीं, जन कल्याण के लिए कर दिया जाए, लेकिन जन कल्याण के लिए मैं मानता हूं कि जन कल्याण के लिए 2200 रुपए का घाटा, केंद्र सरकार 2200 लेती है, वहीं अगर स्टेट इनसे खरीदती है तो स्टेट को ये पड़ता है शायद अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1100 रुपए में, ठीक है। जब स्टेट फ्री दे रही है तो स्टेट को इतना घाटा जा रहा है, वहीं अगर केंद्र डायरेक्ट जनता के लिए दे रही है तो क्या 2200 रुपए का घाटा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही एक ओछी राजनीति हमारे देश में चल रही है फ्रीबीज की। इस फ्रीबीज को खत्म करना, क्योंकि इससे अपना खुद का आर्थिक स्थिति खुद डाउन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था कि इन्होंने क्या किया था, लगान वसूलना शुरू किया था, क्योंकि इनके पास उपजाऊ भूमि थी। लगान का जो भी रुपए थे उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए किया था, ठीक है। और मैं बता दूं, ठीक है, दीर्घकालिक कारण में आपको बता दूं, जो इसका जो देखो राजनीतिक कंडीशन में आपको बता दूं, राजनीतिक कंडीशन क्या था, इनके जो मराठा के जो आंतरिक जो राजनीति थी वो एक ग्रसित थी, एक तरह से बोला जाए तो उनमें क्या था, मन मुटाव था। क्योंकि द्वितीय युद्ध, जब आंग्ल मराठा का द्वितीय युद्ध होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, उनकी आंतरिक राजनीति की वजह से, आंतरिक कमजोरियों की वजह से, ठीक है। क्योंकि सभी लोग क्या थे, पूना के पेशवा पर अधिकार करना चाहते थे, ठीक है। तो क्या था, ये आंतरिक कमजोरियों का फायदा किसने उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब मैं आपको बता दूं तत्कालिक कारण क्या थे, प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखो प्रथम युद्ध का जो तत्कालिक कारण क्या था, मैं आपको बता दूं, जो बालाजी बाजीराव था पेशवा, उसके मृत्यु के बाद जो पेशवा बनता है वो बनता है माधव राव, ठीक है। माधव राव के बाद जो बनता है वो बनता है कौन, नारायण, ठीक है। कौन बनता है, नारायण राव। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो बनता है वो बनता है बाजीराव। इसके बाद जो बनता है वो माधव राव बनता है, माधव राय के बाद इसका बेटा बनता है नारायण राव, ठीक। माधव राव का एक भाई था, उसका नाम था रघुनाथ राव, जिसको हम राघोबा भी बोलते हैं। कई जगह राघोबा भी लिखाएगा तो कई जगह रघुनाथ राव आएगा। अब क्या हुआ, माधव राव को पुत्र नारायण राव को क्या बना दिया था, पेशवा बना दिया गया, जिसका विरोध किसने किया था, राघोबा ने किया था। क्योंकि राघोबा ने कहा कि अगर भाई की मृत्यु हो जाती है तो जो पेशवा बनना चाहिए वो मैं बनना चाहिए, लेकिन बना कौन पेशवा, इसका बेटा बना नारायण राव, बना कि नहीं। तो इसका जो विरोध किया था वो राघोबा ने किया था, ठीक है। इस राघोबा ने क्या किया, राघोबा ने नारायण राव की मृत्यु कर दी। किसकी मृत्यु कर दी, ठीक है, रघुनाथ राव ने किसकी मृत्यु कर दी, नारायण राव की। नारायण राव ने क्या किया, इसकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव ने क्या किया, जो नारायण राव की जो विधवा पत्नी थी, ठीक है, विधवा पत्नी को भी उसने मारने का षड्यंत्र रचा, ठीक है। इसकी जो पत्नी थी नारायण राव को, इसको भी क्योंकि ये पहले मार दिया था तो इसकी पत्नी कौन हो गई, विधवा हो गई। उस विधवा को भी मारने का षड्यंत्र किसने रखा, रघुनाथ राव ने, ठीक है। और उस टाइम जब वो विधवा हुई थी, जब वह गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसके कोख में एक बच्चे का निर्माण हो रहा था, ठीक है, उसके कोख में, ठीक है। तो उस गर्भवती महिला को मारने का षड्यंत्र कौन रचता है, वो षड्यंत्र रखता है रघुनाथ राव। लेकिन नाना फडणवीस और कुछ और समस्त, एक तरह से बोला जाए ज्यादा से ज्यादातर मराठा सरदार किसके वो है, नाना फडणवीस और मराठा सरदार ने इस गर्भवती महिला का समर्थन किया, गर्भवती विधवा महिला का समर्थन किया,
ठीक है, महिला का समर्थन किया और इसको मरने से, जो इसका जो षड्यंत्र इसको मारने का था, उसने बचा लिया। ठीक है, ठीक है, तो गर्भवती महिला को बचा लिया। इस गर्भवती महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था माधव नारायण राव। क्या था? माधव नारायण राव। जैसे इसके पुत्र ये माधव नारायण राव का जन्म होता है तो क्या करता है, इस रघुनाथ राव को भगाकर कौन बन जाता है, इसका पेशवा इसको बना दिया जाता है। पेशवा कौन बन जाता है? माधव नारायण राव बन जाता है। ठीक है, माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन ये क्या रहता है, अल्पवयस्क रहता है, अल्पवयस्क रहता है। ठीक है, अल्पवयस्क रहता है तो इसका जो संरक्षक कौन बनता है? नाना फडणवीस। संरक्षक कौन बनता है? नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस इसका कौन बनता है? ठीक है, इसका संरक्षक बनता है। तो तब क्या करता है, जो रघुनाथ राव था वो भग कर किसके पास चला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चला जाता है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। ठीक है गाइस, लिखते चलना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो रघुनाथ राव था वो रघुनाथ राघवा लिख दे रहा हूं। ठीक है, राघवा किसके शरण में चले जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करता है? एक संधि करता है। उस संधि को करता है, उस संधि को क्या बोलते हैं? सूरत की संधि। जो सूरत की संधि होती है, सूरत की संधि, ठीक है, वो किसके मध्य होती है? वो होता है राघवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। ठीक है, सूरत की संधि जो रहती है राघवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य रहती है। ठीक है, और इसमें संधि में बोला गया था जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र किसको दे दिए जाएंगे? महत्वपूर्ण क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे। तो इसके पश्चात क्या होता है? एक तालगांव का युद्ध होता है। क्या, कौन सा होता है? तालगांव का युद्ध। तो तालगांव के युद्ध में, तालगांव के युद्ध में क्या होता, कौन कौन आता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर्सेस मराठा। ठीक है, जो तालगांव का युद्ध रहता है उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर्सेस मराठा होते हैं। उनके बीच मध्य में लड़ाई होती है जिसमें कि मराठा जीत जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं हुई, दूसरे चरण का फिर युद्ध होता है और इसमें बंगाल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हस्तक्षेप किया और दूसरे चरण का फिर युद्ध हुआ। उस दूसरे चरण के युद्ध में जो बाजी मारी, वो बाजी मारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से। जो दूसरे जो चरण का युद्ध होता है वो रहता है प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे प्लस बंगाल वर्सेस मराठा, जिसमें कि क्या है, मराठा हार जाते हैं। कौन से हार जाते हैं? मराठा हार जाते हैं। जब मराठे हार जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले चरण में, देखो पहले चरण में कौन जीता? देखो फर्स्ट चरण में कौन जीता? फर्स्ट चरण में जीतते हैं मराठा। वहीं सेकंड चरण में कौन जीतता है? ठीक है, अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, जब ठीक है पहले चरण में मराठा जीते, दूसरे चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, तो ये युद्ध क्या रहता है? बराबरी पर रहता है। लेकिन क्या होता है कि इसी समय क्या थे, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या बोला, मैसूर से भी युद्ध लड़ रहे थे। मैसूर से जब युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित मैसूर पर करना चाहा, जिसकी वजह से उन्होंने सलवाई की संधि की। कौन सी संधि की? सलवाई की संधि 1882 में। ठीक है, सलवाई की संधि की।
मैं सलवाई की संधि संधि के बारे में आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन भी बनता है सलवाई की संधि के बारे में कि किस वर्ष सलवाई की संधि की गई थी। तो सलवाई की संधि जो मैं आपको बता रहा हूं, सलवाई की संधि 1882 में होती है। किस में होती है? 1882 में। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख प्रावधान थे क्या थे? जो सालसेट था, सालसेट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाएगा। ठीक है, आधिपत्य हो गया। वहीं जो दूसरा था, दूसरा क्या था? जो माधव नारायण राव था, माधव नारायण राव, इसको क्या किया? पेशवा मान लिया गया, को पेशवा मान लिया गया, पेशवा स्वीकार किया गया। वही अगर मैं तो तीसरा बता दूं, तीसरा क्या था? जो आपस में जो भी युद्ध के दौरान जो क्षेत्र जीते गए थे, उन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। और वही मैं आपको बता दूं, यमुना नदी के पश्चिम में जो भी क्षेत्र था जिनको लिया गया था, उन संपूर्ण भूमि को किसको लौटा दिया गया? सिंधिया को वापस लौटा दिया गया, सिंधिया को वापस कर दिया गया। ठीक है, वही अगर मैं आपको चौथा बता दूं, ठीक है, जो रघुनाथ राव को, उसको वार्षिक पेंशन देकर छोड़ दिया गया। उसको जो वार्षिक पेंशन जो निर्धारित की गई थी, वो निर्धारित की गई थी 3 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, ये थे सलवाई संधि के प्रमुख प्रावधान 4 थे। ठीक है, 5वां भी मैंने आपको बता दिया, युद्ध के दौरान जो आपस में क्षेत्र जो लूटे हुए थे, जिनको कब्जा किया गया था, उनको भी वापस कर दिया गया। सलवाई की संधि में जो महत्वपूर्ण जो 5वां जो रहता है, वो रहता है कि अगले 5 वर्षों में, अगले 20 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठे युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, युद्ध विराम। तो 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम का निर्णय लिया गया। 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम का निर्णय, युद्ध विराम का निर्णय लिया गया। ठीक है, युद्ध विराम का निर्णय लिया गया। तो जो सलवाई संधि का था, उनके ये 5 प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, प्रमुख प्रावधान थे। अब मैं आपको बता दूं, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा। सलवाई संधि का मैं आपको पॉजिटिव इफेक्ट बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सबसे पहले पड़ता है कि जब 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम किया गया था, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान मैसूर युद्ध पर लगा लिया था, मैसूर युद्ध पर लगा लिया था। अब उनका ना माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, माइंड डाइवर्ट इन द सेंस बोले तो, ठीक है गाइस, थोड़ा पानी पी लूं, जस्ट वेट अ मिनट। तो 20 वर्षों तक क्या रहता है, 20 वर्षों तक क्या रहता है, युद्ध विराम जब निर्णय लिया गया था, तो क्या था, वे लोग अपने जो प्रमुख जो पूरा ध्यान केंद्रित था, वो मैसूर युद्ध पर कर सकते थे। ठीक है, और दूसरी बात, उनका जो पॉजिटिव प्रभाव जो पड़ा सलवाई संधि का ईस्ट इंडिया कंपनी पर, उन्होंने क्या था कि सालसेट पर आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, सालसेट पर आधिपत्य जमा लिया। वहीं अगर मैं एक और बता दूं आपको कि पहले चरण में क्या हुआ, पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, लेकिन दूसरे चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ठीक है, जीतती है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने सम्मान में वृद्धि कर ली। ठीक है, जो सम्मान उनको इसमें नहीं मिल पाया, उन्होंने वही सम्मान दूसरे चरण में हासिल कर लिया। ठीक है, और मराठी लोगों के तो मैंने आपको बता ही दिया, मराठी लोगों पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही। एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट सबसे पहले जो पड़ता है, वो पड़ता है कि माधव
नारायण राव को क्या कर लिया गया, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। पेशवा स्वीकार कर लिया गया मतलब एक तरह से देखी जाए तो मराठा राज्य को इन्होंने वैधता प्रदान कर दी। क्या कर दी? मराठा राज्य को वैधता दे दी। ठीक है, तो इसका कुछ प्रोज थे, कुछ कॉन्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो प्रभाव था, ठीक है, ठीक है, सलवाई संधि का, इंडिविजुअल सलवाई संधि का जो मैंने प्रभाव था, जो नेगेटिव इफेक्ट था, जो पॉजिटिव इफेक्ट था, मैंने वो सब आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करता हूँ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैंने आपको बताया था, कहीं कहीं ये 1803 से 1805 है, तो कहीं कहीं पर ये 1802 से लेकर 1806 तक है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से लेकर 1806 तक। ठीक है, इसमें क्या था जो मैंने आपको बताया था, इस टाइम जो पेशवा था वो था बाजीराव। ठीक है, कौन जो पेशवा कौन था? बाजीराव। कौन था? पेशवा बाजीराव। ठीक है, बाजीराव सेकंड। ये क्या था? एक कमजोर चरित्र का आदमी था, जिसके कारण क्या हुआ, मराठा परिसंघ जो मैंने आपको बताया था, मराठा परिसंघ, उनमें क्या हुआ, आपस में कमजोर होते गए। उनमें क्या है, आपस में राजनीति, आंतरिक राजनीति करने लग गए। आपसी राजनीति में क्या हुआ, आपसी मतभेद हुए। आपसी मतभेद का मतलब होता है किस वजह से मतभेद हो रहा है, तो उनके किसके निजी स्वार्थ के लिए उनमें क्या हुआ, आंतरिक मतभेद शुरू हो गए। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बता दूं, दौलत राव सिंधिया और जसवंत, कहीं कहीं पर यशवंत लिखा हुआ और कहीं कहीं पर जसवंत लिखा हुआ। ठीक है, वर्ष है यशवंत। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कहीं कहीं पर जसवंत लिखा है तो कहीं कहीं पर यशवंत लिखा हुआ है। ठीक है, यशवंत राव के मध्य क्या होता है, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव, इन दोनों क्या चाहते थे, पूना के पेशवा पर अधिकार चाहते थे। ठीक है, क्या चाहते थे, पूना के पेशवा पर अधिकार चाहते थे। तो क्या करता है, जो दौलत राव था, वो दौलत राव क्या करता है, पेशवा बाजीराव से मदद लेता है और दौलत राव सिंधिया और पेशवा बाजीराव क्या करते हैं, जो यशवंत का भाई है बिट्टू, उसको क्या करते हैं, मरवा दिया जाता है। बिट्टू जी की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, दौलत राव सिंधिया और जो भारत पेशवा थे वो क्या करते हैं, यशवंत के भाई बिट्टू जी को मरवा देते हैं, जिससे कारण यशवंत क्या करता है, यशवंत की जो लड़ाई होती है वो दौलत राव सिंधिया और बाजीराव के संयुक्त सेना से लड़ाई होती है। ठीक है, किससे लड़ाई होती है, जसवंत की जो लड़ाई होती है वो बाजीराव और जो दौलत राव सिंधिया उनके संयुक्त सेना से लड़ाई होती है। उस संयुक्त सेना को पराजित कौन कर देता है, जसवंत राव। ठीक है, जसवंत राव पराजित कर देता है। वहीं पे पेशवा बाजीराव ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चला जाता है और बेसिन की संधि करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो बेसिन की संधि है, ठीक है, बेसिन की संधि वो किसके मध्य होती है, तो बेसिन की संधि है, बेसिन की संधि किसके मध्य होती है, वो रहती है पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। ठीक है, बेसिन की संधि रहती है। और ये कौन से कब रहती है, जो ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूं, बेसिन की संधि कब रहती है, 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है, बेसिन की संधि होती है। तो बेसिन की संधि क्या आती है, एक तरह से मैं आपको बता दूं, एक ये सहायक संधि का रूप था। किसका, सहायक संधि का रूप। ठीक है, सहायक संधि का रूप था,
जिसमें कि क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, जो अंग्रेजों ने क्या किया, एक संरक्षण का कार्य किया। मतलब पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया, ठीक है। तृतीय पॉइंट में यहाँ आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट था वो था सहायक संधि। क्यों सहायक संधि, मैंने आपको बताया अभी तक कि सहायक संधि क्या होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा देखूं, जो पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। तो तीसरा मैं आपको बता दूं कि जिनके भी आय 26 लाख थी, कुछ ऐसे एरिया थे, ठीक है, जिनकी जो वार्षिक आय थी वो 26 लाख थी। जैसे मैं आपको बता दूं, ताप्ती नर्मदा के जो गुजरात में जो ताप्ती नर्मदा के जो मध्य का क्षेत्र है, ठीक है, वो और जो तुंगभद्रा के समीपवर्ती जो भी इलाके थे, उनकी क्या थी, जो वार्षिक इनकम थी वो थी 26 लाख रुपए। उन सभी को किसको दे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वार्षिक जो भी बोलते हैं ना, वार्षिक लगान थी या वार्षिक इनकम थी, जिनकी 26 लाख रुपए थी, ठीक है, वो एरिया किसको दे दिए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। जैसे कौन सा तुंगभद्रा नदी के जो समीपवर्ती जो भी इलाके थे ना, ठीक है, वो सभी क्या थे, 26 लाख उनकी वार्षिक इनकम थी। और वो वाली जो जिनसे इनकम का सोर्स थी, वो सभी किसको दे दिए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे, ठीक है। सूरत नगर जो था वो भी किसको दे दिया गया था, सूरत नगर, यहाँ मैं आपको बता दूं, सूरत नगर किसको दे दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक। सूरत नगर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और जो निजाम से चौथ वसूलने का जो भी वो था अधिकार, उसको छोड़ दिया गया। मतलब क्या था, निजाम से जो चौथ जो वसूलते थे उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और ठीक है, निजाम, देखो मैं यहाँ आपको बता दूं, जो निजाम था, निजाम से क्या करते थे, चौथ वसूलते थे, ठीक है। तो उन्होंने चौथ वसूलना इसका छोड़ दिया, ठीक है, निजाम से चौथ वसूलना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये थे बेसिक संधि के कुछ प्रमुख प्रावधान। तो अब मैं आपको बता दूं, जब प्रमुख प्रावधान ये थे, तो इन्होंने क्या किया, संयुक्त सेना ने बाजीराव पेशवा द्वितीय, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे पेशवा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनका जो युद्ध होता है वो किन किन से होता है, ठीक है। पहला जो रहता है वो होलकर से रहता है। होलकर के बाद में आपको बता दूं जो सिंधिया से रहता है। सिंधिया के बाद जो रहता है वो रहता है भोसले से, ठीक है। और धीरे धीरे करके इनको पराजित कर दिया जाता है और इन सभी पर कौन सी संधि लागू करवा दी जाती है, सहायक संधि लागू करवा दी जाती है। सहायक संधि लागू करवा दी जाती है, ठीक है। सहायक संधि के मतलब क्या होता है कि इनको अपने राज्य में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा। उसके नेतृत्व में क्या रहेगी, एक सेना रहेगी, लेकिन जो सेना का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, वो यहाँ का शासक उठाएगा, ठीक है। तो क्या करता था इन्होंने, मैंने आपको बताया था घेरे की नीति, 1813 तक कौन सी नीति चलेगी, वो 1813 तक घेरे की नीति रहेगी, घेरे की नीति, ठीक है। इस घेरे की नीति में मुख्यतः कौन सी संधि रहेगी, सहायक संधि। जिस किसी भी राज्य के साथ उनकी जो संधि रहेगी 1813 तक, वो कौन सी रहेगी, सहायक संधि रहती है। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गाइस थोड़ा पानी लिया, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो 1806 तक जो सभी मराठे क्या हो गए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे, ठीक है। 1806 तक सभी जो अधीन हो गए थे
क्या हो गए थे, अधीन हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो धीरे धीरे जो पेशवा बाजीराव होता है उनका क्या हुआ, एक हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है। रुकिए गए, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है कि 1876 ये सभी जो थे मराठे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पेशवा बाजीराव का हृदय परिवर्तन होने लगता है और क्या करते हैं कि मराठा परिसंघ का फिर से एकत्रित करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको क्या हुआ था, जो भी संधि हुई थी, बेसिन की संधि, इनसे क्या है, इनकी स्वतंत्रता क्या थी, छिन गई थी। क्योंकि इनको अपने ऊपर एक हर 24 घंटे एक रेजिडेंट रहता था, वो हर पल की सूचना किसको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो क्या हुआ कि मराठा परिसंघ को जो भी नेता थे, होलकर, भोसले या सिंधिया, ठीक है, वो सभी क्या थे, एकत्रित होने के होते हैं। कौन करता है, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय करता है, ठीक है। इसका क्या हुआ कि जो रेजिडेंट था उसको इस बारे में पता चल जाता है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बारे में सूचित कर देता है, ठीक है, सूचित कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सूचित कर देता है तो एक युद्ध फिर से होता है। उस युद्ध का दो युद्ध होते हैं, एक होता है खिड़की का युद्ध, खिड़की का युद्ध होता है, वहीं दूसरा जो होता है वो कोरेगांव का युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध में क्या हुआ, तो मराठे लोग थे वो हार जाते हैं, ठीक है। मराठे लोग कौन क्या थे, हार जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। जो मराठा परिसंघ को समाप्त किया जाता है, मराठा परिसंघ को समाप्त कर दिया जाता है। वहीं अब तीसरा मैं आपको बता दूं, जो पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। और कहाँ भेज दिया जाता है उसको, बिठूर भेज दिया जाता है। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को मैंने आपको बता दिया, इसका क्या था, जो पेशवा था उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो मराठा परिसंघ को एकत्रित करता है, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि उनका क्या था, एक तरह से स्वतंत्रता छिन गई है, ठीक है। जो रेजिडेंट को पता चलता है, रेजिडेंट क्या करता है, एक अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूचित करता है और दो युद्ध लड़े जाते हैं, खिड़की का युद्ध और कोरेगांव का युद्ध, जिसमें कि मराठा हार जाते हैं और मराठा परिसंघ को समाप्त कर दिया जाता है। वहीं 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है, किसको, पेशवा को, पेशवा बाजीराव द्वितीय को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि प्रभाव और महत्व तो आप लोग खुद, इतना तो आपके अंदर इतना माइंड ब्रॉड हो चुका होगा कि इनको तो आप खुद लिख सकते हो। तो गाइस 3 युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो आज मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध पूरा संपूर्ण करा दिया, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो सिंध विजय पढ़ेंगे, ठीक है। सिंध विजय कैसे करते हैं उनके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है। तो गाइस ये था पूरा आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। जो हमने आपको बताया था आंग्ल मराठा जो इतिहास, जो मराठों का जो इतिहास है वो 3 चरणों में होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने ऐसा आपको बता दिया, आपको ब्रॉड नॉलेज दे दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको क्या कर दिया, एक अच्छी जानकारी प्रदान कर दी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपको अपने पूरा पता चले कि आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दीक्षित ट्यूटोरियल्स को। जय हिंद, जय भारत।